बुकलेट देना, मेडिकल वाला भी बुकलेट दे देना, बुकलेट दो मेडिकल वाला भी। बिल्कुल अभी नहीं, पहले ज़रा मॉडर्न पहले कर लेते हैं, रुक जाओ। देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है बेटा, आराम से और ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ई। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ई। बेटा बात नहीं, when the incident wavelength is lambda by 2, when the incident wavelength is lambda by 2, the kinetic energy becomes 2E when incident wavelength is lambda by 3. Find the work function of metal. Find the work function of metal. बेटा बात नहीं भाई। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब ये क्वेश्चन मेरे को करना है, आप अटेम्प्ट लेंगे? चलिए, हाँ आंसर को देखो बेटा, ऑप्शन में दे देता हूँ तो ताकि आपको ऑप्शन समझ में आए। ऑप्शन से बेटा hc बाई लैम्डा, दूसरा ऑप्शन है 2hc बाई लैम्डा, थर्ड ऑप्शन है 3hc बाई लैम्डा और लास्ट ऑप्शन है hc बाई 3 लैम्डा। ये ऑप्शन होगा। तो देखिए इस सवाल को बनाते हैं, जिन बच्चों से नहीं बना वो ध्यान देंगे। अच्छा 1 मिनट टाइम दे दूँ, जल्दी बनाओ। क्वेश्चन लिख लो पहले बेटा ठीक से। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। देखिए अब यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा ये सुनिए। देखिए कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ई, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई है। तो देखिए बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था AC बाई लैम्डा माइनस 5। अच्छा देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना बच्चों, E, और वेवलेंथ कितना है जल्दी बताओ, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 पर जाएगा। अच्छा मुझे वर्क फंक्शन सॉल्व करना है ना। अच्छा और वर्क फंक्शन किसके टर्म में सॉल्व करना है, HC और लैम्डा के टर्म में, यानी E शुड बी एलिमिनेट। अच्छा अब एक काम करते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 2E, यानी मैक्सिमम एनर्जी 2E हो गया जब वेवलेंथ कितना हो गया बच्चों, देखिए लैम्डा बाई 3 ऊपर गया माइनस 5। अब मुझे HC बाई लैम्डा के टर्म्स में 5 निकालना है, तो E को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो E को हटाने के लिए ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 1 से मल्टीप्लाई चलेगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 2E और 2E कैंसिल आउट। तो इधर क्या बचेगा 0, यहाँ आएगा 2 जा 4 HC बाई लैम्डा माइनस 3HC बाई लैम्डा। ठीक है समझ में आ रहा है, प्लस अच्छा ये -25 है ना, -25 + 5 सही है।
अच्छा, अब देखो मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4hc में से 3hc जाएगा तो hc बाय लैम्डा, और यहाँ -25 में से +5 जाएगा, -5 इक्वल टू 0। तो 5 बराबर कितना होगा बच्चों? hc बाय लैम्डा। यानी ऑप्शन कौन सा बैठेगा? ए, पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा रहा हूं। आसान था। अगला सवाल। मिटा दूं? कितना धीरे धीरे लिख रहे हो भाई, आराम से बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई आराम से, अरे भाई, हाँ, अरे छोड़ो छोड़ो। देखो अगला सवाल देखो। अरे अरे देख लें। अच्छा बेटा, क्वेश्चन में ये है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इन द गिवन डायग्राम, आराम से समझना। इफ V02 इज ग्रेटर देन V01, देन देखो बेटा क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, ये डायग्राम ऐसे बनाया है, ये V और ये I, और ऐसे करके ऐसे बनाया है। और ये V01 है और ये V02 है। पहला ऑप्शन λ1 बराबर λ2, सेकेंड ऑप्शन λ1 ग्रेटर देन λ2, थर्ड ऑप्शन λ1 लेस देन λ2, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव, नोटा। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों को तो मतलब ही नहीं पढ़ाई लिखाई से। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी आपसे कॉन्फिडेंस फील होगा आपके अंदर, आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ध्यान दीजिए इधर, चाचा ध्यान दो। यहाँ पर बेटा सब लोग देखिए। अच्छा देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, ये सब लोग मुझे बताएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला hc बाई ई लैम्डा माइनस 5 बाई ई, ऐसा कुछ बताया था। अच्छा सोचिए, V01 और V02 में V02 बड़ा है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर बढ़ा तो वेवलेंथ छोटा या बड़ा? थोड़ी देर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा ही मान लीजिए, है नहीं लेकिन मान लीजिए, क्योंकि नीचे है तो मान सकते हैं। तो लैम्डा अगर छोटा रहेगा तभी ये बड़ा होगा ना। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि V02 इज ग्रेटर देन V01, इसका मतलब λ2 मस्ट बी लेस देन λ1। भैया ये बड़ा है तो ये छोटा होएगा, तो देखिए बड़ा है तो छोटा और ये छोटा है तो बड़ा, तो λ2 लेस देन λ1। देखिए ये जो मुंह खुल रहा है λ1 की तरफ, यानी λ2 लेस एंड λ1 इज मोर। ये तो हर बच्चे को बताना चाहिए था, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, अजीब अजीब प्रकार के हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मिटा दें? शांति। क्या बोला मैंने? हाँ, अरे अरे अरे, अगला सवाल, अगला, हाँ
हो गया बेटा? मिटा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए। अरे अरे ध्यान से भाई, ध्यान से भाई। देखिए जो क्वेश्चन है बेटा इसको समझिए। क्वेश्चन बोलता है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, स्ट्राइक्स अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, ध्यान से, फोटो सेंसिटिव सरफेस and electrons are ejected, electrons are ejected with kinetic energy E, with kinetic energy E. If the kinetic energy is increased two times, the wavelength must be changed to lambda dash. The wavelength must be changed to lambda dash, then पहला ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा बाई 2 लेस देन लैम्डा डैश, लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा, लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एंड लास्ट लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा बाई 2। पहले आप ठीक से सवाल पढ़िए, अटैम्प्ट करिए ठीक से। 1 से 2 मिनट का वक्त आपको दे रहे हैं, अटैम्प्ट लीजिए ठीक से। डी हो गया? और कोई है? सेकंड, अच्छा फोर्थ। कुछ लोग तो इतने बड़े बैल हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। सवाल कैसे बनाएंगे देखते हैं। अच्छा बेटा देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। अरे भाई ध्यान देना, इधर बोलो नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर बेटा ये फोटो सेंसिटिव सरफेस है, लाइट इस पे गिरता है, वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ की लाइट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, विद काइनेटिक एनर्जी ई, मैक्सिमम का एनर्जी ई है। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, क्या मैक्सिमम का एनर्जी बराबर होता है Hc बाई लैम्डा माइनस 5? अच्छा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब कहता है इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज टू 2 टाइम, काइनेटिक एनर्जी अब जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन की वो 2 गुना हो गया, बढ़कर 2 गुना हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो वेवलेंथ कितना होना चाहिए? अच्छा एक बात सोच के देखो बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ऑप्शन में देख रहे हैं लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं मान के चलूँ कि वेवलेंथ जो है वो लैम्डा बाई 2 हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी की नई वैल्यू क्या डबल हो पाएगी? जरा चेक कर लेते हैं। तो ई डैश बराबर, देखते हैं डबल होता है कि नहीं होता है।
तो एच सी बाई लैम्डा डैश के लिए लैम्डा बाई 2, तो 2 पर आ गया -5। अब एक काम करते हैं, 1 मिनट। एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लिखते हैं, ये इधर आएगा -5, इधर आएगा +5, तो एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू होगा E + 5 और -5। तो यहाँ पर बेटा ब्रैकेट खोलेंगे तो 2E + 2 5 ठीक है, कितना होगा 2E + 5। यानी एक बात तो तय हो गया, अगर तुमने वेवलेंथ आधा किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आप सोच के देखो बेटा, वेवलेंथ कम करने से, आधा करने से काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है, डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। मुझे डबल करना है, तो इसके अलावा वेवलेंथ उतना मत कम करो, क्योंकि वेवलेंथ कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक आधा करते हो तो काइनेटिक एनर्जी डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। जबकि मुझे क्या करना है, ओनली डबल करना है। तो बोले यार घटाओ, लेकिन लैम्डा बाई 2 तक मत लेके आओ, बड़ा रखो, बड़ा रखो, लैम्डा से कम रख लो। लैम्डा से कम तो करना पड़ेगा, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन आधा मत कर देना, कम करते करते आधा मत कर देना, वरना एनर्जी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। नहीं आया समझ में? तो नया वेवलेंथ, एक बात तो तय है कि नया वेवलेंथ तो लैम्डा से कम होगा, लैम्डा से कम तो होगा, लेकिन लैम्डा बाई 2 तक नहीं होगा, लैम्डा बाई 2 से बड़ा रहेगा थोड़ा, और ज़्यादा छोटा कर दो तो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो लैम्डा बाई 2 से बड़ा और लैम्डा से कम। तो आंसर इज, क्योंकि रायता बन जाएगा इसलिए क्योंकि लैम्डा बाई 2 जहाँ किया बस एनर्जी डबल से भी ज़्यादा, मुझे चाहिए डबल ओनली, ज़्यादा नहीं करना है, ओनली डबल करना है। कुछ लोग का बहुत विकट का रायता फैल रहा है। कुछ भी अजीब सा पढ़ते हैं तो चीख निकल पड़ती है, इनकी चीख निकल जाती है ना बेटा। हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है ना, होगी तो देख लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, 2 न्यू से कम, न्यू से बड़ा, 2 न्यू से कम। बेटा आराम से बात करने आए हो भाई, दोनों कान निकाल के दे दो पड़ोसी, लो भाई खेलते रहना इससे, कम वक्त दिमाग की दही कर रखा है। पढ़ाई से कम मतलब है, पड़ोसी ज़्यादा मतलब है। मिटाएं जी, जी सर, फॉर्मूला से नहीं हो पाएगा ना सर। रेंज कैसे लाओगे सर? तो 2 बार करते रहो, रायता फैलेगा। इसे तुमने 2 ही किया होगा, ऐसे लैम्डा डैश किया होगा, फिर 5 है, फिर ये उठा के यहाँ रखोगे, कट पिटेगा ही नहीं, रायता फैल जाएगा। ये तो आया ना, तो फिर ठीक है, लैम्डा से कम, लैम्डा बाई 2 से बड़ा। नहीं नहीं, ये तो बात पक्की है, एनर्जी बढ़ने मतलब वेवलेंथ तो कम करना ही होगा, ये तो कॉमन सेंस है। ए शांत, एग्जैक्ट जो ये चारों नहीं आएगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगला सवाल बेटा आराम से है। हाँ भाई, अगला सवाल प्लीज़ प्लीज़, बातें, अरे अच्छा बेटा, अगला सवाल क्या है जिसके लिए आप परेशान हो सकते हैं? अच्छा बेटा, क्वेश्चन है अ 5 वॉट, सब लोग ध्यान से लिखते चलो पहले साथ साथ। अ 5 वॉट सोर्स एमिट्स मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट of wavelength 5000 angstrom when placed 0.5 meter away, when placed 0.5 meter
अवे, इट लिबरेट्स, आराम से सुनिएगा, इट लिबरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, आराम से प्यारे बच्चों, when source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be पहला be reduced, भैया बात नहीं है, be reduced by a factor of 2, be reduced by a factor of 4, be reduced by a factor of 8, be reduced by a factor of 16. रिड्यूस तो सब में है, फैक्ट फोर्थ 16, हाँ सेकेंड 4 सेकेंड ऑप्शन। अरे शांत बेटा, शांत रहो, सही ऑप्शन आपको चुनना है और वो लॉजिकल बिल्कुल रीज़न के सहित चुनना है, तुक्का लगा के नहीं करना है। हमें रीज़न भी देना है भाई, प्रॉपर रीज़न ना। शांत शांत बच्चों, शांत, कितनी बार बोलता हूं शांत रहो, तो शांत। ए चाचा इतना मारूं, साक्षी यादव, हाँ आ रही है, ठीक है। ए शांत, देखिए इधर, चलिए इस सवाल का जवाब बहुत तो बता रहे हैं सेकंड ऑप्शन होगा, और क्यों होगा जरा ध्यान देते हैं। तुम दोगे जवाब सेकंड का, बोलो। सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है P/4πr²। यस, पॉइंट सोर्स से इंटेंसिटी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। सर R हो गया डबल। यस, देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रहा है कि सर अभी 0.5 मीटर पर था यह सोर्स, ऐसा लग रहा बेटा ये मेटल सरफेस है और अभी सोर्स यहाँ पर 0.5 मीटर पर है, तो इससे एनर्जी जो निकल रही, लाइट निकल रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब बेटा यहाँ पर जो सोर्स है वो यहाँ आ गया 1 मीटर पर, यानी डिस्टेंस क्या हो गया, डबल। बहुत सही बात है, डिस्टेंस डबल हो गया, तो इंटेंसिटी जो होता है वो r² के इन्वर्सली, हाँ। और अगर ये r को डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी डबल करने पर इंटेंसिटी क्या होगा 1/4। अरे सुनो यार बेवकूफ़ों, इंटेंसिटी 1/4, और इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि अगर मैं इस प्लेट से दूर करूंगा इस सोर्स को और ठीक डबल डिस्टेंस दूर करूंगा, डबल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी 1/4 होगा, यानी नंबर ऑफ फोटॉन 1/4 गिरेगा इस पर। पहले 100 गिर रहा था तो अब कितना गिरेगा 25, 100/4 25, यानी कि फोटॉन्स 1/4 गिरेंगे, तो 1/4 गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा 1/4 ही होगा, यानी रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 4। यानी पहले अगर n निकल रहा था इलेक्ट्रॉन्स, तो अब n/4 निकलेगा, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड बाय 4। रिड्यूस मतलब डिवाइड में, रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 4, यानी 4 से डिवाइड करना है, तो इसलिए यहाँ पर बेटा ये आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन। खतरनाक प्राणियों, क्वेश्चन समझाओ दोबारा, अरे समझ में आया, पहुँचो।
ये लिख लो। अगला सवाल, अगला सवाल, प्लीज़ बातें नहीं, प्लीज़ बातें नहीं। हाँ, तो इसे पॉइंट सोर्स मान के चलना बेटा। लीनियर सोर्स होगा या डिस्टेंट होगा तो बोलेगा। कुछ तो पिटने का काम करते हैं। वो आए हैं कि यहाँ पर सर हमें कूट दो ढंग से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्लीज़ बातें नहीं करना। अरे तुम जब जाओ, कोई नहीं आएगा, जाओ भी पढ़ाने दो। खड़ा करके आकाश नहीं है, अब दोबारा नहीं आना, पढ़ाने दो। देखिए ए शांत रहो। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, द फिगर शोज, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन साथ साथ लिखिए, टाइम लगा देते हैं लिखने में आप लोग। द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, करंट वर्सेस, अरे बकवास नहीं, साथ साथ लिखो, एनोड पोटेंशियल, ठीक है, फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशंस, आराम से, विच इज करेक्ट। यहां पर बेटा जो ग्राफ प्लॉट किया वो ये है, यहां पर पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल इधर करंट है। पहला ऑप्शन ए एंड बी सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। आई मतलब इंटेंसिटी। बेटा मैं लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, नहीं पढ़ना बाहर निकल जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं इससे, नहीं पढ़ना बाहर निकल जाओ, बाकियों का फ़ायदा होने दो भाई। जो यूनिट चल रहा बहुत स्कोरिंग है, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इस पर। बी एंड सी है, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है बी एंड सी। सेकेंड ऑप्शन है ए एंड बी रिप्रेजेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, आई लिख देते इंटेंसिटी को। और फोर्थ बी एंड सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। एक मिनट आराम से, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, सही से सोच समझ के आंसर दो। चलिए अच्छा बेटा, ए बी और सी में पहले हम जरा बी और सी की बात करें। अच्छा बताओ बेटा, बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है क्या? बी की और सी की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू के टर्म में, फ्रीक्वेंसी टर्म में, एच वी बाई ई माइनस फाइव बाई ई। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होता है, नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होता,
अलग है। अच्छा, किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, बी और सी में? तो फ्रीक्वेंसी और बी और सी में किसका बड़ा है? सी का। तो बी और सी के फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। यहाँ पहला ऑप्शन लिखा बी एंड सी सेम फ्रीक्वेंसी, ये तो कट गया। ए और बी, क्या ए और बी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है? अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, और ये बोला डिफरेंट है तो गलत हो गया। आइए, ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है। ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ओके, और इनकी इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है? अरे जबकि यहाँ तो सेम है। मैं कहाँ देखूँ इंटेंसिटी? अच्छा, इधर देखूँ। अच्छा, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा, इंटेंसिटी कम है तो ये वाला सैचुरेशन करंट की वैल्यू ये, और इंटेंसिटी ज़्यादा तो सैचुरेशन करंट ज़्यादा। अच्छा, मतलब बी का इंटेंसिटी कम या ज़्यादा, और ए का? और इनमें किसकी इंटेंसिटी सेम है? ए और बी की। ए और बी की इंटेंसिटी सेम होगी। एक मिनट। अच्छा, बी और सी की इंटेंसिटी, बी और सी की इंटेंसिटी सेम, और फ्रीक्वेंसी किसकी सेम? ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम, और बी और सी की इंटेंसिटी सेम। इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी सेम। अच्छा, ऊपर इधर देखा। अच्छा, ये देखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ए और बी सेम फ्रीक्वेंसी है क्या ए और बी का? और इंटेंसिटी डिफरेंट है? अरे तो सी ऑप्शन ठीक है। अब फोर्थ क्यों नहीं है भाई? फोर्थ भी तो सही बोल रहा है, बी और सी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सही तो है ये ऑप्शन, ये भी। अच्छा, इंटेंसिटी बी और सी की तो सेम है। अच्छा, ओ अच्छा, तो इसका आंसर सी हो गया। घबराहट। अगला सवाल प्लीज़ ज़रा शांति से सुनते रहिए। हे भाई, अगला सवाल। मिटा दे बच्चों। चलो 1 मिनट। अरे यार प्लीज़, जो कोई बात किया वो बाहर जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बेटा शांत रहिए। हाँ भाई, ध्यान दीजिए। बना लोगी, एक बार ट्राई करना बेटा प्लीज़। बोलता तो सुनते ही नहीं है। अच्छा बेटा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अच्छा, मैं कहूँ कि ये मेटल का सरफेस है, प्लीज़, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, इस पे लाइट गिरेगा तो ये जो है इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब बेटा इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है मान लीजिए 500 नैनोमीटर। अब बेटा इस पर जो है मैं लाइट गिरा रहा हूँ, दो तरह का लाइट गिरा रहा हूँ। लाइट गिर रहा है, या छोड़ो, लाइट गिर रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है किसमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। पहला है 50 वाट ऑफ इंफ्रारेड लैंप। इंफ्रारेड लैंप अगर इसके सामने लाएं तो ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है 5 वाट ऑफ अल्ट्रा वायलेट लैंप। तीसरा 5 वाट ऑफ इंफ्रारेड लैंप। और चौथा 50 वाट ऑफ इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट लैंप। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेटा तुम अपना कान तोड़ लो, ऐसे उसको दे दो, उसको दे दो। तुमको बोल रहे बेटा, तुम नहीं बोल रही है ना, तुम बातें कर रही हो। हाँ बेटा, तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करना। आस पड़ोस कोई बोले मुझे मतलब नहीं है। हाँ, बातें बिल्कुल नहीं।
अब तू सुन ले, तू बाहर जाएगा। हाँ हाँ, तू ही बोल रहा है। अरे को सेकंड लास्ट बीच में। हाँ, अब तेरा नंबर है बेटा बाहर जाने का। तू सही से नहीं पढ़ रहा है, तेरी हरकतें देख रहा हूँ मैं। हाँ, डी। फिर बातें, अबे कोई बात किया मैं बाहर भगाऊं? शांत। चलिए बोलिए, ऑप्शन बोलिए, प्रथम से ले लेते हैं पहले आंसर। नो कमेंट। तू बता। नो कमेंट। हाँ भाई, और कोई है? तुम बताओ दिल। डी। तो देखिए मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर ध्यान से, इधर। इसका बेटा दरअसल जो आंसर होगा, हाँ अरे नहीं यार इसका दरअसल सेकंड और फोर आंसर होगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है बेटा, विबग्योर में सब लोग ध्यान, अरे आराम से। विबग्योर में वायलेट किधर होता है? अल्ट्रा वायलेट। और रेड किधर होता है? इंफ्रारेड। अच्छा, 500 नैनोमीटर है, तो दरअसल हम जानते हैं वायलेट से लेकर के और रेड तक जो होता है, रेड वाला होता है 700 नैनोमीटर। तो देखिए अल्ट्रा वायलेट की जो वेवलेंथ होगी वो 400 से कम होगी, और इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो होगी वो 700 से बड़ी होगी। पहली बात तो इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 तक वाले का तो पीडब्ल्यू होगा, 500 से 501 भी हुआ तो पीडब्ल्यू नहीं होगा। तो इंफ्रारेड चाहे जितनी भी पावर का हो, यहाँ 50 के बजाय 50,000 क्यों ना हो जाए, कभी भी पीडब्ल्यू नहीं होगा। तो इंफ्रारेड तो रिजेक्ट हो गया मामला। अब होता अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ जो है, लिख लो लिख लो लिख लो, चलो रुक रहा हूँ, लिखो। अल्ट्रा वायलेट जो है उसका वेवलेंथ क्या है बेटा? 400 से कम है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 500, तो पीडब्ल्यू होगा। अब बेटा चाहे पावर कुछ भी हो, हाँ 5 वॉट में नंबर ऑफ फोटोन कम आएंगे, 50 वॉट में नंबर ऑफ फोटोन, क्योंकि दोनों ही अल्ट्रा वायलेट है तो फ्रीक्वेंसी यानी फोटोन की एनर्जी फिक्स है। 5 वॉट का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन कम आएंगे। ठीक है, 10 फोटोन आएगा, जितने भी फोटोन आएंगे उससे इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएगा। 50 वॉट है, फोटोन ज़्यादा आएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा। मैंने तो पूछा किसमें पीडब्ल्यू इफेक्ट शो करेगा, तो बोलेंगे सर 1 वाट का गिराओ चाहे 0.005 वाट का गिराओ, कोई भी पावर तो गिराओ, कुछ भी गिराओ, 0 से थोड़ा बड़ा करके कुछ भी पावर गिरा दो, पीडब्ल्यू तो होना ही है। तो अल्ट्रा वायलेट के लिए पीडब्ल्यू होगा, इसीलिए इसका आंसर सेकंड और फोर्थ दोनों देंगे। नहीं आया समझ में? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मिटाता हूँ बच्चों। भाई शांत, भाई शांत प्लीज़। चलिए अब थोड़ा चैप्टर पढ़ते हैं। पहले लिखिए एक्सरे। लिखिए एक्सरे। बोलो बेटा। अच्छा बेटा मैं बोलूँ यूवी 2 लैंप है, यूवी के, तो अल्ट्रा वायलेट की तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो उसमें फोटोन की एनर्जी एच न्यू होता है, दोनों ही अल्ट्रा वायलेट है तो फ्रीक्वेंसी वही हो गया एच न्यू। अब 5 वॉट है यानी 1 सेकंड में 5 जूल एनर्जी मिल रही है, 1 सेकंड में 5 जूल, और यहाँ 50 वॉट है यानी 1 सेकंड में 50 जूल। अब फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी जितना यहाँ उतना ही यहाँ है, तो नंबर ऑफ फोटोन यहाँ कम रहेगा या नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों ही अल्ट्रा वायलेट है ना। देखिए एक्सरे। देखिए बेटा ध्यान से सुनिए,
आराम से सुनिए। एक्सरे जो है बेटा, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉन्जेन। सुन, पहले सुन, बोलूंगा मैं, एक बार बोल के नहीं रुकूंगा। एक्सरे की खोज रोंजेन ने करा था। रोंजेन जो है वो वैज्ञानिक का नाम है, और रोंजेन को भी नहीं पता था कि आज हम एक्सरे खोज लेंगे। उनको नहीं पता था कि आज का दिन ऐसा दिन है जो दुनिया को बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है मेरे हाथों द्वारा। रोंजेन को नहीं पता था। एक्सीडेंटली ये रोंजेन ने ये खोजा था रेज। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि बेसिकली रोंजेन जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें एक ट्यूब होती है ग्लास की, और अलग अलग वोल्टेज पे हम उसमें जो आने वाली रेडिएशन है उसको देखते हैं। उसमें गैस भरा होता है और वोल्टेज अप्लाई करते हैं और अलग अलग वोल्टेज पे आने वाले रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। रोंजेन सुबह सुबह लैब में पहुंचे और इस काम को शुरू करा, और उन्होंने देखा कभी इंडिगो हो रहा है, कभी येलो हो रहा है, कभी ब्लू हो रहा है, कभी एनोड प्लेट के पास इंडिगो निकल रहा है, कभी ब्लू के कैथोड के पास ब्लू निकल रहा है। उसी पर ये काम कर रहे थे अलग अलग वोल्टेज पे। और उनके उस टेबल पे पास में फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई थी, फिल्म। तो क्या हुआ बेटा कि उस फिल्म को उन्होंने देखा, सब ठीक है, बढ़िया। उनको नहीं पता था, नज़र पड़ी, अच्छा ठीक है, सारे सामान मेरे रखे हुए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। और उनकी नज़र अचानक से थोड़ी देर बाद उस फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ी। उस फिल्म में उन्होंने चेंजेस देखे, और उन चेंजेस को देखने के बाद बोले ये फिल्म में चेंज कैसे, मेरी तो तस्वीर होनी चाहिए। पहले जो है फ़ोटो बेटा उसकी नेगेटिव बनाई जाती थी, आपको नहीं पता होगा, पहले फ़ोटो नेगेटिव बनी थी, ब्राउन कलर का प्लास्टिक का वो देते थे छोटा सा, बोलते थे इससे आपको जो है फ़ोटो डेवलप हो जाएगा, किसी भी स्टूडियो में चले जाना फ़ोटो डेवलप हो जाएगा, उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। तो वो बगल में रखी हुई थी, होगी तस्वीर किसी की, अब वो रखी हुई थी नेगेटिव फिल्म, इसे फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। और उनकी नज़र जब उस फिल्म पे दोबारा पड़ी तो पहले तो सही था, जब नज़र पड़ी तो उसमें चेंजेज हो गए थे, और वो चेंजेज इस बात को अच्छी तरह से साबित कर रहे थे कि इसमें रिएक्शन हुए हैं, इसमें एनर्जी मिली और फिर रिएक्शन हुए हैं। यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बोलते हैं अदृश्य तरंग, एक इनविजिबल रेज इस फिल्म पे गिरी है, और उसको एनर्जी थी, उसमें एनर्जी के से रिएक्शन इनिशिएट हुआ, और फिर ये जो है फोटोग्राफिक फिल्म पे चेंज आया। तो वो कहते हैं ना मैथमेटिक्स में, किसी भी अननोन चीज़ को x मान लेते हैं, किसी भी अननोन चीज़ को x मान लेते हैं, तो उन्होंने जो रेज था, जो दिख नहीं रहा था लेकिन है, उसे उन्होंने एक्स रे नाम दिया। बाद में इन्होंने बहुत प्रयास करा कि मैंने खोजा है, रोंजेन रे के नाम से दुनिया जाने, बट जब उन्होंने एक्स रे बोला और लैब की दरवाज़ा खोल के बाहर बोला लोगों को, अरे भाई मैंने एक रे ढूंढ लिया, चलो उसका नाम दे देते एक्स रे। वो तो घर पे जाके उनकी पत्नी ने बोला, अरे बेवकूफ़ तू रोंजेन नाम देता, अपना नाम से फेमस कराता, देखा बोर जो अपना मॉडल फेमस कराता है, और तुम बैल हो तो अपने नाम से फेमस कराते। सुबह सुबह आके ऑफिस में बोला कि अरे एक्सरे नहीं रोंजेन नाम दो, लेकिन तब तक वो एक्सरे के नाम से जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी खबर कि भाई एक्सरे ढूंढ लिया भाई, है ना। रोंजेन को बिठा के पूछा कि हाँ भाई तुमने क्या क्या किया, पहले बताओ, ठीक से समझाओ, तुमने सुबह के लैब में कैसे कैसे काम करा, क्या तुमने वोल्टेज अप्लाई करा, ये सारी बातें उससे पूछताछ होने लगी, ठीक है। तो हम देखते हैं आज भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब ये नहीं बोलते रोंजेन रे करा के लाओ, मरीज से नहीं बोलते रोंजेन रे करा के लाओ, हमेशा बोलते एक्सरे करा कर लाओ। और एक्सरे मेडिकल साइंस की दुनिया में बेताज भाषा है, इसके बिना जो है हड्डियों का इलाज तो हो ही नहीं सकता है ना भाई, स्पेशली हड्डियों का इलाज तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, एक्सरे कराना बेहद ज़रूरी हो गया है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक्सरे के बहुत सारे यूज़ हैं, केवल मेडिकल साइंस में नहीं, बहुत जगह यूज़ है। जैसे कोई मशीन वाली इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे लोहे का पिलर बनाना है, ठोस बिल्कुल सॉलिड वाला पिलर बनाना है, तो एक्सरे भेज करके अंदर क्रैक पता करते हैं कि कोई क्रैक तो नहीं अंदर रह गया, कोई गैप तो नहीं रह गया। ये सारी चीज़ें हम एक सर्टेन मेथड के द्वारा पता कर लेते हैं। एक्सरे का यूज़ सॉलिड में लैटिस स्ट्रक्चर का पता करने के लिए भी यूज़ किया गया, जिसे ब्रैग्स लॉ बोलते हैं।
ब्रैग ने एक्सरे का यूज़ करा। तो बेटा एक बार एक्सरे का दुनिया को पता चला, फिर एक्सरे का बहुत ज़बरदस्त यूज़ होने लगा। तो जब रॉन्जन से पूछा गया कि भाई तूने क्या करा है सुबह सुबह बे, ऐसा क्या किया तूने कि ये प्रोड्यूस हो गया, फोटोग्राफिक फिल्म इफेक्ट हो गया, बता। तो रॉन्जन बोला कि हम कुछ नहीं किए, हाई वोल्टेज क्रिएट किए और प्लेट पर इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कराया, तेज़ गति से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कराया प्लेट पर। और हम तो उसमें ढूंढ रहे थे कि अब ब्लू से नीला, ब्लू से पीला हो जाएगा, अब पीला से कुछ होगा है ना, ग्रीन ग्रीन होगा, लेकिन कम वक्त तो रायता ही कुछ और बन गया। तो यहाँ पर बेटा एक्सरे जो होता है बेटा, दरअसल जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल की सरफेस पे आके गिरते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होता है उसे हम एक्सरे कहते हैं, है ना। तो अगर मुझसे कोई बोले एक्सरे क्या होता है, तो हम बोलते हैं व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स strike the metallic surface को strike करते हैं, when fast moving electrons strike the metallic surface, then the EM wave produced, which is called the EM wave produced होता बेटा, which is called X-ray, ठीक है, which is called X-ray, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सरे, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉन्जेन, ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉन्जेन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द रॉन्जेन रे। देख लेना, थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर उधर हो, अंग्रेजी नाम है, कम वक्त पता ही नहीं चलता है, देख लेना जो भी है। रोंटेजेन बोलते हैं, टी साइलेंट है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब, हाँ कर लो, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब मेटल की सरफेस पे तेज गति से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सरे। ईएम वेव वाले चैप्टर में हम लोगों से पूछा भी जाता है कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है, तो अब आपको पता चल गया कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है। एक्सरे प्रोड्यूस होता है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर बेटा रॉन्जन से तो पूछ लिया गया मेथड कि तुमने कैसे प्रोड्यूस करा, रॉन्जन ने बता दिया। अब उसके बाद एक्सरे पर रिसर्च शुरू हुआ और एक्सरे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जैसी चाहे वैसी फ्रीक्वेंसी की एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए मेथड ढूंढने का प्रयास किया गया। मेथड सर्च किया गया कि कौन कौन सा हम क्या करें ताकि एक्सरे जो है इसका हम यूज़ कर सकें। और आज तो कमर्शियल यूज़ है, जगह जगह एक्सरे सेंटर खुले हुए हैं। आप कभी हॉस्पिटल वाले एरिया में जाइएगा, एक्सरे सेंटर, यानी कमर्शियल यूज़, बहुत तरह का यूज़ था इसमें। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है कुलीज जो साइंटिस्ट है, मुंडी पर करेंगे सुनिएगा, कुलीज जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सरे को बहुत बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस करा। और उसके बाद बोलो कैसा चाहिए, हार्ड एक्सरे चाहिए तो हार्ड एक्सरे लो, सॉफ्ट एक्सरे चाहिए तो सॉफ्ट एक्सरे लो, जैसा चाहिए वैसा एक्सरे लो। अब कुलीज ट्यूब ने क्या करा, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। कुलीज ट्यूब, प्लीज़ बेटा बातें नहीं, कुलीज ट्यूब क्या होता है बेटा? इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द एक्सरे, लिखो। तू तो बेटा किसी दिन मेरे हाथ के रेंज में आएगा, उसके बाद सूजा हुआ मुंह तो लेके घूमेगा है, और लोग बोलेंगे सूजी है।
क्या बोला? आराम से बेटा, आराम से आराम से। हो गया बेटा? ए शांत। मिटाएं। देखिए कुलीज ट्यूब कैसा होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर बच्चों कुलीज ट्यूब ऐसा होता है, सब लोग पहले ध्यान से देखना। अरे भाई अरे, ये एक ट्यूब होता है बेटा, वैक्यूम ट्यूब है, एयर प्रेशर नेग्लिजिबल है। सुनेगा ध्यान से। अब यहां पर करते क्या है, ये देखिए फिलामेंट है। फिलामेंट जो है बेटा, इसमें एक सेल लगा दिया, स्विच लगा दिया। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ये वाला बेटा, तो करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा। और फिलामेंट है, रेजिस्टेंस बड़ा है, हीट एनर्जी बहुत प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। फिलामेंट गर्म होता है, जैसे हीटर वाला कॉइल देखते हैं ना, रूम हीटर का कॉइल, तो वैसे ही बिल्कुल लाल हो जाता है। तो बेटा क्या होता है इसमें कि इतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि जैसे देखिए फिलामेंट का सरफेस एक मेटल की सरफेस की तरह है। ध्यान से सुनिएगा। इस सरफेस पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की 3 तरीके हैं। यानी यहाँ से सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट गिरा दीजिए। सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट यानी PEE से लाइट इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। दूसरा होता है बेटा थर्मियोनिक इमिशन, यानी सरफेस को इतना गर्म कर दीजिए, इतना हीट प्रोड्यूस कर दीजिए कि उस हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन का RMS स्पीड बढ़ जाए, उसकी स्पीड रैंडम स्पीड बहुत बड़ा हो जाए और वो मेटल की सरफेस से आराम से निकल जाए। तो यानी आप इसको गर्म करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और तीसरा होता है फील्ड एमिशन, यानी कि इतना गजब का तगड़ा फील्ड अप्लाई कर दो नियर द सरफेस, इतना गजब का तगड़ा फील्ड अप्लाई कर दो कि इलेक्ट्रॉन को वो खींच ले और बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर बेटा दरअसल 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मियोनिक इमिशन और फील्ड इमिशन। फील्ड मतलब फील्ड अप्लाई करो ताकि इतना फील्ड बड़ा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। यहाँ पर बेटा PEE पढ़ चुके हैं। थर्मियोनिक इमिशन हमारे सिलेबस में नहीं है और फील्ड इमिशन भी हमारे सिलेबस में नहीं है। थर्मियोनिक इमिशन बस आपकी जानकारी में इतना होना चाहिए, सरफेस को इतना ज़्यादा हीट कर दो, टेम्परेचर इतना बढ़ जाए उसका कि इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी आ जाए कि वो बाहर निकल जाए। यही यहाँ पर होता है। ये जो फिलामेंट होता है एकदम रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल एकदम गजब का लाल हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो इससे सरफेस से इलेक्ट्रॉन अपने आप इजेक्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थर्मियोनिक इमिशन। समझ में आया? और अब बेटा यहाँ पर ठीक सामने एक मॉलिब्डेनम यानी MO बोलते हैं ना, मॉलिब्डेनम का मटेरियल होगा, उस प्लेट होगा, उसमें होल कर दो, बीच में क्या कर दो? होल कर दो। जिससे क्या होगा? ध्यान दो, पता नहीं क्या बना रहा है इसको, अभी तो पूरा बना भी नहीं है, लोग बनाने लगे हैं। यहाँ पर बेटा मॉलिब्डेनम का एक प्लेट है जिसमें बीच में होल कर दो। होल बहुत छोटा होना चाहिए जिससे कि नैरो पेंसिल बीम के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। नैरो पेंसिल बीम, जैसे लेजर वाली जो टॉर्च आती है ना छोटी सी, एकदम बिल्कुल नैरो पेंसिल बीम, वैसे ही समझो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकले। सुनना ध्यान से। और ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर सामने जाए, और ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा ये एक मेटल प्लेट है। ये प्लेट का सरफेस मैंने ऐसे रख दिया, ये मेटल का ऑब्जेक्ट है, प्लेट ऐसे लगा दिया है, प्लेट समझ लो, ये स्लॉट है, इसमें प्लेट ऐसे फंसा दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे करके जब इलेक्ट्रॉन गिरे तो रेडिएशन ऐसे बाहर आए। ऐसे करके करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो रेडिएशन अंदर ही रहेगा ना, इधर से बाहर आएगा, क्योंकि हम इधर से बाहर लाना चाहते हैं, साइड वॉल से। अब सुनिए ध्यान से, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो लगभग यहाँ पर 0 काइनेटिक एनर्जी, लगभग कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्पीड नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर निकलेगा वो लगभग 0 काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर से निकलेगा।
अब चूंकि एक्सरे तो तब प्रोड्यूस होगा जब बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉन टकराएगा प्लेट पर, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पर सेल कनेक्ट करते हैं, ये मॉलिब्डेनम का है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल इधर, और ये देखिए बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल है, मतलब इसे बैटरी बना देंगे, ये बैटरी बनाएंगे, इसका वोल्टेज है V, ये प्लस इधर माइनस इधर, सुनिएगा ध्यान से। इस वोल्टेज को हम बेटा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहेंगे। इसका पॉजिटिव टर्मिनल देखिए मेटल प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। क्यों बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो, उसको एक्सेलरेट करा के स्पीड को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। ऐसे समझो ये पॉजिटिव इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन पे बहुत तगड़ा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, स्पीड तेज 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 तेज, और यहाँ पर चूंकि लेंथ रहता है, थोड़ा गैप है, डिस्टेंस है, स्पीड बढ़ते 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 बढ़ते, मतलब प्रॉपर उसको लेंथ मिलेगा स्पीड बढ़ाने में। स्पीड बढ़ते 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 एक अच्छी खासी स्पीड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धाड़ से बिल्कुल तेज टकराता है, एकदम एकदम धड़ धड़ इलेक्ट्रॉन एकदम बिल्कुल बारिश होने लगी एकदम। अब ये मेटल जो है बेटा, सुनिए ध्यान से सुनिए बेटा, इस पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से आगे टकराता है, इसमें बहुत तेज हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पर जो मेटल प्लेट लगाएंगे वो बेटा हम लगाएंगे हैवी मेटेलिक प्लेट, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो। ताकि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। सोडियम वीडियो लगा तो दो चार ही इलेक्ट्रॉन गिरेगा और पिघल के निपट जाएगा, टपक जाएगा, लिक्विड बन के निकल लेगा। आ रहा समझ में आपको? तो यहाँ पर हाई एटॉमिक नंबर वाला इसे टंगस्टन लगाइए, ठीक है, जिससे कि आकर के गिरे तो मेल्ट ना करे। और दूसरा, मेल्टिंग से बचाने के लिए हम लोग रनिंग वाटर का एक सिस्टम भी लगा देते हैं कि ठंडा पानी भेजेंगे और इधर से गर्म पानी निकल जाएगा ताकि हीट एब्जॉर्ब कर सके। तो रनिंग वाटर का एक सिस्टम भी लगा देते हैं। ये रनिंग वाटर होगा, यहाँ पर रनिंग वाटर होगा बेटा, कोल्ड वाटर इधर से जाएगा, ये कोल्ड वाटर इधर से जाएगा और इधर से हॉट वाटर बाहर आएगा ताकि प्लेट पिघल ना सके। आ रहा समझ में? और अब बेटा यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए 100 जूल की एनर्जी है उसके पास, टकराया एटम से, ऐसे करके थाड़ से टकराया 1000 जूल। अब 1000 जूल में से 1000 जूल लॉस हो गया, तो 1000 जूल में से 900 जूल तो हीट के फॉर्म में चला गया और 100 जूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटॉन के रूप में बाहर निकल गया। आ रहा समझ में? यानी जो एनर्जी का लॉस होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा तो हीट के रूप में जाता है, लेकिन बाकी बचा हिस्सा फोटॉन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें एक्सरे मिलता है। बात समझ में आ रही बेटा? और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक्सरे जो निकलता है बेटा, बहुत आराम से समझिएगा। तो इस तरह से वी हैव द एक्सरे, जिसे हम रोंजेन रेज कहते हैं एक्सरे। तो ये कुलिश ट्यूब है और जैसा चाहिए वैसा एक्सरे लो। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके वेरी हाई स्पीड गेन कर पाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और टकराता है प्लेट पर। मेटल प्लेट का एटॉमिक नंबर कम या ज़्यादा? क्यों ज़्यादा? ताकि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो। समझ में आया? बनाओ डायग्राम। एक्सरे को जो है जिस तरह का चाहिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ही कंट्रोल करेगा ना, और प्लेट भी कंट्रोल करेगा ना, प्लेट अलग अलग लगा सकते हैं। आराम से आराम से। नहीं, उसकी नहीं, वो मॉलिब्डेनम का बना होता है। MO मॉलिब्डेनम का बना होता है। उसकी एक खासियत होती है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो होल कर दोगे तो पेंसिल बीम की तरह इलेक्ट्रॉन उधर से निकल जाएगा। शांत। मतलब तो नहीं है नहीं। अगर तुम किसी को फोर्स खींच रहे हो तो एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ने के लिए टाइम तो दोगे ना। सर वोल्टेज सर डेल्टा वी होगा। हाँ, और सर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, क्यू डेल्टा वी का एनर्जी आएगी। कमाल करते हो यार। तो क्यू डेल्टा वी में फोर्स लग रहा है और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। वर्क होगा तभी तो एनर्जी में चेंज आएगा। सर
गीजर के अंदर तो ये कहानी नहीं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन बीम से स्ट्राइक कराते हैं वे। हाँ वो अलग चीज़ है। अच्छा ये ऐसा करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन बीम होता है, ये रायता ही फैल जाएगा, बहुत सारा तुम्हारा बिजली बिल बहुत सारा उठेगा। 1000 वाट का तो ऐसे ही है, 10,000 वाट का हो जाएगा ये। तो फिलामेंट रेड हॉट होगा, इलेक्ट्रॉन गन की तरह इलेक्ट्रॉन फायर करेगा, हाई वोल्टेज। अच्छा ये वोल्टेज तुम ज़रा नहीं होता है, किलो वोल्ट में होता है, 12,000 वोल्ट, 16,000 वोल्ट, ऐसा वोल्टेज होता। पता चला गीजर एक पूरा कमरा में सेट हो रहा है, एक टेक्नीशियन भी बिठाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह नहाने आए तो तौलिया लपेट गया, हाँ भैया भैया जरा ऑन करो, वो 2-4 बटन ऐसे ऐसे घुमा रहा है। हाँ बाबूजी कितना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। बस ये चित्र तो बना लें आप लोग, काहे नहीं लिखवाएंगे। बिल्कुल लिखवाएंगे, मुंडी ऊपर करके। बना लिया बेटा? आज एक्सरे कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट होगा तो दूसरी क्लास लेंगे, लेकिन कंप्लीट करेंगे। क्या हुआ? अबे गोल्ड मॉर्निंग कंठी का है, गले की इरिटेशन के लिए इतना तेज तेज बोलते हैं ना दिन भर, तो रायता फैल जाता है। गोल्ड मोहर बोल रहा है। हो गया बेटा? आराम से लिखो, 2 बार तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा इसको। हो गया? देखो बेटा सुनिए, बेटा सुनिए, कुलिस ट्यूब में नीचे स्टार मार के पहली बात, रेड हॉट फिलामेंट, अरे शांत रहना भाई, रेड हॉट फिलामेंट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। क्या रेड हॉट फिलामेंट इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा बेटा? यानी आपको यहाँ एक स्विच, इसमें एक कुलिस ट्यूब में कितने स्विच होंगे? 2, एक स्विच यहाँ और एक स्विच इसका, इस बैटरी का। इसको कौन सा बैटरी बोलेंगे? एक्सेलेटिंग वोल्टेज। इसकी वैल्यू कितनी होगी? किलो वोल्ट में होगी। किलो मतलब 1000, 12,000 वोल्ट, 16,000 वोल्ट ऐसे करके होगी। ये कौन सा, एसी या डीसी? एसी। अरे एसी की डीसी है? अरे बैल, इसको भी नहीं पहचान पा रहे हो? ये तो डीसी बैटरी है भाई, इसको क्या बोले, एसी बोले, एसी बोल देते हैं बैल। और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अरे छोटा सा बैटरी, छोटा सा सेल, ये 1000 वोल्ट वाला नहीं होता है, छोटा सेल होता है। 1000 वोल्ट का तो गल जाएगा, ये पिघल जाएगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। दूसरा, मॉलिब्डेनम प्लेट is placed just after the filament. शांत, with narrow hole at the center. बात समझ में आई बेटा?
ये जो वोल्टेज है हाई एक्सेलेटिंग वोल्टेज, यहाँ लिख देता हूँ, ये डायग्राम में ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। हाई एक्सेलेटिंग वोल्टेज किलो वोल्ट का होता है, ठीक है, इसलिए हाई एक्सेलेटिंग वोल्टेज लिख देता हूँ। हाई एक्सेलेटिंग वोल्टेज, हाई एक्सेलेटिंग वोल्टेज अप्लाइड so as electrons gain very high kinetic energy। सही है ना बच्चों? बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी गेन कर सके। भाई 16,000 वोल्ट के लिए ना थोड़ा लंबाई गैप देना पड़ेगा, ऐसे तो सटा के रख देंगे, वोल्ट अप्लाई किया फटाक से हो जाएगा। उसके लिए फिर 1 लाख वोल्ट चाहिए। तुम बैल हो, अजीब आदमी हो यार। 16,000 वोल्ट, एक तो 16,000 वोल्ट का डीसी सेल, अब 16,000 वोल्ट का डीसी सेल आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तो गैप नहीं दोगे। अजीब आदमी हो यार। अरे वेलोसिटी के बढ़ने का टाइम नहीं दोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कराओगे। मतलब तुमने क्या हलवा समझ रखा है, 16,000 वोल्ट दे दो और करंट एनर्जी आ जाएगी। निकलते ही मैक्सिमम करंट एनर्जी पकड़ लेगा। तो एक्सेटर देते हो तो तुरंत तुम्हारा स्कूटर तुरंत पलक झपकते एकदम आ जाता है। इट विल टेक सम टाइम। तेरे पे ही बात करते, इसी पे बात करेंगे, डोंट वरी। अच्छा बेटा, टारगेट प्लेट कैसा होना चाहिए, लाइट या हाई हैवी? टारगेट मेटेलिक प्लेट, टारगेट मेटेलिक प्लेट मस्ट हैव, शांत, हाई एटॉमिक नंबर, so that melting point is high, so that melting point is high। melting point क्या होगा बेटा? हाई। लिख लो। पहले तो कूलिंग ट्यूब समझ में आया। अब देखिए बेटा, मिटाएं। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक्सरे में बेटा आपने कूलिंग ट्यूब पढ़ लिया। अरे यार प्लीज यार बात एक्सरे में आपने कूलिंग ट्यूब पढ़ लिया। भैया कोई कंफ्यूजन हो गया? अच्छा सुन, अच्छा बता, 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मैं बोलूं ए और बी और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो ताकि 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो आप क्या करेंगे बेटा? E बराबर V बाई डी करेंगे, तो D बराबर V बाई ई। अब सोचिए, वोल्टेज अगर आपने 10,000 कर दिया, 10,000 कर दिया, ध्यान से सुनिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दिया जाएगा उसके हिसाब से डिस्टेंस सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, है ना। अब सोचिए, देखिए ये प्लेट है मॉलिब्डेनम का, ध्यान से सुनना, और ये मेटल प्लेट है। तो सुनिए सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 काइनेटिक एनर्जी से निकलता है और यहाँ पर एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी पर जाके एक्सरे प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ वेरी हाई। अब आपने यहाँ पर 10,000 वोल्ट डेवलप किया एक्सेलरेट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन गति पकड़े इसके लिए 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, तो आपको डिस्टेंस भी तो रखना पड़ेगा, देयर शुड बी द डिस्टेंस।
डिस्टेंस को जीरो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा, इनफाइनाइट, नीचे बहुत बड़ा फील्ड होगा तभी तो जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? फील्ड अगर नॉर्मल वैल्यू आया तो देयर शुड बी द डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर बेटा दरअसल क्या होता है 10,000 वोल्ट। तो ये कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q इंटू डेल्टा V इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल जीरो है। तो ठीक है, इससे आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा कि 10,000 वोल्ट से एक्सेलरेट कराओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10,000 और चार्ज है E, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाएगी। चार्ज होता है ना E, तो E की वैल्यू मत लिखो, E को ही रहने दो। तो 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, 10,000 वोल्ट भी द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर बेटा चाहे प्लेट यहाँ लगाओ चाहे पास कर लो, काइनेटिक एनर्जी 10,000 वोल्ट होगा। बस बैटरी का टर्मिनल आपका ध्यान रहे यहाँ था, प्लेट से हमेशा जुड़ा होना चाहिए। तो पास लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का वेरी कर जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो फील्ड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो V बराबर E इंटू डी होता है, V इज फिक्स। डिस्टेंस को कम करोगे तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, दूर करोगे तो फील्ड कम रहेगा, लेकिन V फिक्स है 10,000 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल चिपका देंगे तो फील्ड हो जाएगा बहुत बड़ा, इन्फानाइट टाइम चला जाएगा। और इन्फानाइट फील्ड में क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, मेटल के सरफेस से फील्ड इमिशन, इन तरह की तमाम चीज़ें फेस करने लगे हम लोग। एक और चीज होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो उसके रुकावट पैदा हो जाएगी सर। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो फेवर कर रहा है उसको, तभी तो एक्सेलरेट करा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फेवर ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएगा, वो तो सही है। लेकिन बहुत ज़्यादा फील्ड क्या करेगा, प्लेट के इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, फील्ड इमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, इसीलिए डिस्टेंस को कुछ तो रखना पड़ेगा ना, जीरो नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से प्लीज। अरे चाचा सुनो, देखो अब यहां पर बेटा एक्सरे जो कुलिश ट्यूब से आ रही है, इसके दो टाइप होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एक्सरे। उस एक्सरे को ठीक से देखा गया, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, पहले मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद कुछ भी लिखिएगा, पहले सुन लीजिए। कुलिश ट्यूब से आने वाली एक्सरे को अब सही से स्टडी किया गया, कुलिश ट्यूब से आने वाली एक्सरेज को सही से स्टडी किया गया, और उस एक्सरे को स्टडी करने के बाद दो तरह की एक्सरे समझ में आया, और वो पहला एक्सरे है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। ध्यान दीजिए बेटा, पहला एक्सरे कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। आराम से सुनना, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। यानी बेटा एक्सरे दो तरह का होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। दो तरह का एक्सरे मिला, अपना मुंह बंद कर लो बस। दो तरह का एक्सरे मिला, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो सवाल उठता है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कहते किसे हैं? सुनो बच्चों, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे ध्यान देना, पहले कॉन्टिन्यूअस एक्सरे किसे कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कहते किसे हैं? देखिए अब आराम से सुनिए समझदारी के साथ। जब फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बहुत तेज स्पीड से चलता इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट की सरफेस पर आके गिरता है, तो मेटल में एटम्स मौजूद है बेटा, न्यूक्लियस, उसके बाद ऑर्बिट, उसके बाद ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, होता है ना। क्या होता है, जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं एटम में बहुत सारी जगह खाली होती है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है। तो क्या होता है, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो बातें हो सकती हैं, या तो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन उस गैप से निकल ले, या हो सकता है किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। हम यहाँ पे केस ये पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा,
कि यहाँ पर ये जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो जो स्पेस है, खाली जगह, उनसे निकल जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ऐसे करके निकलता है बेटा, खाली जगहों से निकलता है, इधर इधर मैं इधर हूँ, खाली जगह से निकलता है, तो वी से दैट कि इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ कोलिजन हुआ। बोलेंगे सर कोलिजन का मतलब होता है कि टू बॉडीज कम्स इन कांटेक्ट फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो गलत। कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब आम जनता को ऐसा लगता है कि दो बॉडी कांटेक्ट में या शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, नहीं बेटा। कोलिजन का मतलब होता है जब दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स छोटे से समय के लिए लगाते हैं। When two bodies exert force on each other for a very small interval of time, तो this is called collision। यहाँ पर बेटा ये एटम में जो न्यूक्लियस है, हैवी मेटल है, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, हाईली चार्ज्ड है। जब इसके नज़दीक आएगा तो कूलम्ब फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, सुन लो ध्यान से, और वो फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगेगा क्योंकि एक अच्छी खासी एनर्जी से आ रहा है, और फटाक तुरंत करके निकल लिया, गोली की रफ्तार से आया, निकल लिया। तो यहाँ पर क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लग रहा है, तो वी से दैट कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द एटम। तो ये सब कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन मत बनाएगा कि इलेक्ट्रॉन एटम के किसी हिस्से को तो छुआ ही नहीं, ना न्यूक्लियस के कांटेक्ट टच को करा, न्यूक्लियस को टच करा, ना ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को टच करा, गैप से तो केवल निकला है सर। फिर भी हम बोलते हैं कि यार इस इलेक्ट्रॉन का इस एटम से कोलिजन हुआ है। और ऐसा में मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार, मैक्सवेल ने कहा था अगर किसी चार्ज पे फोर्स लगे, यानी किसी चार्ज में एक्सेलरेशन हो, तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। जैसे बच्चों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड की थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो रदरफोर्ड की थ्योरी फेल करने वाला कौन है? ये मैक्सवेल। ये मैक्सवेल ने रदरफोर्ड की थ्योरी को रायता फैला कर रख दिया था। मैक्सवेल ने बोला था कि भाई रदरफोर्ड एक बात बता, इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो बोला हाँ प्लेनेटरी मोशन होता है। तो बोला एक बात बता, इसमें फोर्स लग रहा है, एक्सेलेरेशन है, फोर्स लग रहा है? बोला हाँ एक्सेलेरेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। बोला भाई एनर्जी तो लॉस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी लॉस होगी, और वो स्पाइरल पाथ में होते हुए जाकर के न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं रहा था। रदरफोर्ड बेचारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और मैक्सवेल बोल रहा था कि ऐसा होता है और मेरा वेल प्रूफ्ड लॉ है, इसको तू चैलेंज नहीं कर सकता है। अब इसके बाद बात कर, इसके आगे की बात कर, तेरा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, तेरे मॉडल में ऐसा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर रहा है? बेचारा रदरफोर्ड भरे महफिल में। अब उसके बाद रदरफोर्ड का ये डिमेरिट कह लीजिए, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट होता है तो एनर्जी लॉस होती है। वो बाद में बोर ने एक्सप्लेन करा था। रदरफोर्ड सीनियर साइंटिस्ट थे और बोर बेचारा जूनियर साइंटिस्ट थे, और सीनियर जूनियर की बात कहाँ सुनते हैं। नील बोर धीरे धीरे बोलते थे, अबे रदरफोर्ड, मतलब रदरफोर्ड सर क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। रदरफोर्ड सीनियर के मारे सुनते ही नहीं थे। और सीनियरिटी वाली एक अकड़ आती है ना कि जूनियर अच्छी बात कर रहा है तो सुनते ही नहीं है, तो सुन नहीं रहे थे नील बोर की बातें। वो बोल रहे थे कि रदरफोर्ड सर आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। माना कि तुम बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, काहे हबड़ तबड़ मचा रहे हो, रुको तो थोड़ा शांति से सोच के करो ना। नील बोर को धुतकार के रखते थे, अरे पानी लाओ, किताब उठाओ, चलो भाई पोछा लगा दो। अब बेचारा जूनियर थे, करते थे, क्या करे। फिर नील बोर एक दिन बोले कि रख तेरी नौकरी तेरे पास, फाइल वाइल पटका, किताब पटका, बोला चल। रदरफोर्ड की नौकरी छोड़ के निकल लिए, और रदरफोर्ड अकेले पड़ गए, उनकी थ्योरी भी फेल हो गई, उनका रायता फैल गया। और नील बोर कुछ सालों बाद एकदम प्रकट हुए एकदम। अब प्रकट होकर के उसके बाद उन्होंने दिया हाइड्रोजन एटम के बारे में बोर एटॉमिक थ्योरी, और ऐसी थ्योरी आराम से ऐसी थ्योरी बनाया ना कि हर कोई साइंटिस्ट के मुंह पे ताला लग गया। उन्होंने मैक्सवेल को बोला हाँ तुम्हें कुछ कहना है क्या, बचे हो कुछ कहने लायक? मैक्सवेल बोला मैं चुप हूँ, बिल्कुल मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे सारे प्रश्नों के जवाब तुमने दे दिए अपने मॉडल में। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन जब इसमें से, अरे सुनो, इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता है जब एटम से,
तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है बेटा, एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में। काइनेटिक एनर्जी अगर k है, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी k है, तो टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी k माइनस डेल्टा k। और बेटा यहाँ पर जो लॉस इन एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, उसका बहुत सारा हिस्सा हीट के फॉर्म में जाता है, बहुत सारा हिस्सा हीट एनर्जी के फॉर्म में आता है, और बाकी हिस्सा ईएम वेव में फोटोन के रूप में ईएम वेव बाहर आता है, फोटोन के फॉर्म में आता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सरे। और जानते हो बच्चों कंटिन्यूअस एक्सरे क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ है, लेस काइनेटिक एनर्जी है, फिर ये फर्दर एटम से टकराता है, फिर ये फर्दर एटम से, सुनना ध्यान से, काम की बात कर रहा हूं, ये फर्दर फिर एटम से टकराता है, फिर टकराएगा, फिर एनर्जी का लॉस होगा, फिर एनर्जी के लॉस में से कुछ हीट में जाएगा, कुछ एक्सरे के फोटोन के रूप में निकलेगा, फिर आगे टकराएगा, तब तक टकराता रहेगा जब तक कि रुक ना जाए, जब तक कि उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए। बहुत बार कोलाइड हो चुका होता है, हर कोलिजन में फोटोन, हर कोलिजन में फोटोन, हर कोलिजन में फोटोन। तो जो बाहर निकलता है एक्सरे, उसको जब हम ठीक से देखते हैं तो देखते हैं अबे इतने सारे फोटोन, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लाइन से सीरीज ऑफ फोटोन। और ये तो एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, एक ही सेकंड पे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन टकराएगा इस सरफेस पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है। अरबों इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ टकराएंगे, हर एटम से कोलिजन में एनर्जी छोड़ेंगे। अच्छा, सबका एनर्जी लॉस एक जैसा नहीं होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो फोटोन भी किसी का मोटा होगा, किसी का पतला होगा, कभी बीच का, कभी पतला, कभी मोटा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स निकलते हैं। इसे इसका नाम पड़ा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो वेवलेंथ का हो वो सब मौजूद है कंटिन्यूअस में, ऐसा समझो, कंटिन्यूअस वेवलेंथ ऑफ फोटोन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कंटिन्यूअस एक्सरे। बोलो आया समझ में? चल निकल ले, चल तेरा थैंक यू मैंने ले लिया, चल निकल। और अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, छुट्टी तक पढ़ाऊंगा, चल। और तू भी बोलियो कि सर आप भी जोश में आ गए, आज आप मेरे एक थैंक यू बोलने से आप छोड़ नहीं रहे हो। अभी मैं नहीं छोड़ रहा, अभी पढ़ाऊंगा। हाँ, आराम से लिखिए। हाँ बस यही हो गया। हाँ देखा, ये बैल देखो जयकारे लगा रहा है, लिखिए। हाँ ये गुरु का सम्मान है, ऐसे सम्मान करते हैं, ये तो तिरस्कार है। हाँ भाई देखो, लिखो इसे, लिखो लिखो, ये डायग्राम बनाओ, यहाँ तक पहुँचो। आराम से बेटा, आराम से लिखो इसे, यहाँ तक पहुँचो, फिर लिखाते हैं। आराम से भाई भाई। टाइम क्या हो गया? हाँ पढ़ा रहा हूँ, टाइम क्या हो गया? आराम से ब्रेक दूंगा, डोंट वरी। सेकंड लेक्चर में ही ले रहा हूँ। मैंने ही खुद बोला कि एक्सरे आज मुझे कंप्लीट करना है, तो सेकंड लेक्चर तो उन्होंने कहा सर ठीक है। मैंने कहा कि इस वीक में मुझे ज़रा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को फिनिश कर देना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन फिनिश, तो अगले हफ्ते फिर काम ख़त्म। ए शांत, ए आपसे बोला गया शांत रहने को, शांत बच्चों। लिखिए कॉन्टिन्यूअस एक्सरे में लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा व्हेन electrons strike the when electrons strike the atoms of target metal
टारगेट मेटल फुल स्टॉप या कॉमा करके कोलिजन टेक्स प्लेस, कॉमा, कोलिजन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच the energy of electrons losses, energy of electrons losses, some part appears in the form of heat, some part appears in the form of heat and the rest part emits in the form of EM wave, and the rest part emits in the form of EM wave, electromagnetic wave. The collision takes place continuously, लिखो तो ये फुल स्टॉप उसी में, the collision takes place continuously till the electron becomes at rest. The collision takes place continuously till the electron becomes at rest. जब तक इलेक्ट्रॉन रुक जाता है तब तक. In this way we get छोड़ दे, we get number of photons of different wavelengths in the X-ray, which is called कंटिन्यूअस एक्सरे. बोलो क्लियर. सुनिए, ये बेटा कंटिन्यूअस एक्सरे तो हमने समझ लिया, आसान कहानी है. इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा. क्या टकराने का मतलब जरूरी है कि एटम के किसी हिस्से को टच करे? जरूरी ये है कि बहुत बड़ा फोर्स एक दूसरे पे लगाए छोटे से समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगता है, तो इसको हम बोलते हैं कि कोलिजन हो रहा है. सुनिए ध्यान से, सुनिए. और इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और वही जो लॉस होता है उसका बहुत सारा हिस्सा किस फॉर्म में जाता है? हीट में. बाकी बचा खुचा हिस्सा फोटोन के फॉर्म में. ये बार बार कोलाइड होता रहता है. कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो तो ये बार बार कोलाइड होता है. तब तक कोलाइड होगा जब तक रुक ना जाए, क्योंकि हर कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा. 1000 से 900, 900 से 90, 90 से 2, 2 से 1.25, ऐसे करके करते जीरो जब तक नहीं होगा तब तक वो एनर्जी लॉस करता रहता है. आ रहा समझ में? एनी प्रॉब्लम? लिखेगा बेटा उसके नीचे. अभी कंटिन्यूअस एक्सरे के अंदर चल रहे हैं. कट ऑफ वेवलेंथ. क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कट ऑफ वेवलेंथ. प्यार से. कैसे बच्चों? प्यार से. कट ऑफ वेवलेंथ. ईमानदारी से. हाँ, सुनिए प्लीज, अभी बात कर लेते हैं ना आराम से. देखिए, कट ऑफ वेवलेंथ. सुनो बेटा, सुनो मेरी बात, सुनो जो मैं बात कर रहा हूं. यहां पर बेटा कट ऑफ वेवलेंथ क्या चीज़ है ये सुनते हैं, और इसके लिए 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं.